गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रियल नंबर। रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, आज हम इसके परिचय और 1.1 की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा संख्या क्या क्या होती है। जैसे एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमें इसको जानना होगा, और इसके बाद पूर्ण संख्या जानना होगा, फिर पूर्णांक जानना होगा, फिर उसके बाद जो है परिमेय संख्या जानना होगा, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, फिर हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या जानेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्लास 10th और क्लास 12th की संपूर्ण मैथ यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक, आपके पेपर से पहले लगभग हम 6 माह में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको वीडियो मिलती रहेगी धीरे धीरे, और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि जो बच्चा मैथ यानी गणित यहाँ से अच्छे से पढ़ लेगा, वो क्लास 10th में 70 में 65 उसका हो सकता है, 70 भी, अगर और अच्छे से पढ़ा तो 70 भी कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 3 बुक लेके चलेंगे। एक चलेंगे NCERT, पहली बुक होगी। दूसरी होगी राजीव। तीसरी होगी मनोहर। ये 3 बुक का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे और प्यार से अच्छे से पढ़ते चलिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारा 70 में से 65 कहीं ना जाए। 65 प्लस तो होना ही होना है, कम से कम। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं। इसके परिचय के साथ हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती में प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे गिनती में आने वाली, तो अभी हम इसको बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। हम सबसे पहले जान लेते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित? कैपिटल N से। जैसे देखो, कैपिटल N इक्वल टू मझला ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, ... इनफाइनाइट। ये जो है हमारी है प्राकृतिक संख्या।
अब गिनती में प्रयोग होने वाले, क्या हम कभी कहते हैं जब ये हमारे पास मान लो कुछ लाइन, क्या हम कहेंगे यहाँ पे जीरो, इसको कहेंगे जीरो? कभी नहीं कहेंगे। गिनेंगे कैसे? 1 2 3 4 5, यानी हमने स्टार्ट कितने से किया है? 1 से किया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। क्या आपने कभी गिनती में स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनती कभी गिने हो? नहीं ना। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं गिनती में प्रयोग आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले पे। अब देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब तक कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती? जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लग जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या किया? कैपिटल W इक्वल टू, अगर हम इसको लिखना चाहें 0 कामा कैपिटल N लिख सकते हैं। कैपिटल N क्या है? हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब इसी को खोल कर लिख दो, मझला ब्रैकेट 0 कामा प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी? यहाँ पे देखो, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी? 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे n के स्थान पे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये आपकी क्या हो गई? ये आपका हो गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या के पहले बस हम 0 को लगा दें या फिर 0 का प्रयोग कर दें तो वो हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? पूर्णांक, इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर क्या होता है? देखो, पूर्णांक मतलब पूरी संख्या हमारी क्या होती है? आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिखते हैं, यानी सभी माइनस वाली भी संख्याएं और जो प्लस वाली होंगी ये भी प्लस जीरो भी प्लस जीरो, यानी जिसमें सभी पाई जाएं प्लस माइनस और शून्य, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, हम पूर्ण संख्या से ही बना दें इसे। यदि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी
जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। ठीक, अब इसे किससे हम परिचय करते हैं? इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कैपिटल जेड इक्वल टू मसला ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -2 कामा -1 कामा। अब हमारा होल नंबर क्या था? पूर्ण संख्या क्या थी? 0 से इनफाइनाइट, 0 1 कामा 2 कामा 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट थी। इसी को हमने लिखा कि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, नोट। नोट क्या लिखोगे? नोट में लिखोगे 0 0 ना तो धनात्मक और न ऋणात्मक होता है। यानी यदि कोई पूछ ले कि 0 धनात्मक होता या फिर ऋणात्मक होता, तो ये ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ठीक, अगली पॉइंट हमारी क्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें जो है 1.2 में टोटल पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय। यानी परिमेय के बाद जो आएगा अपरिमेय, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नोट, P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब देखो, ये तो हो गया कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड, इसमें क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होता है तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे 1/0। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जहाँ भी हमें p/q के रूप में मिल जाए, वो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक, अगर हम बात करें यहीं पर परिमेय संख्या की ओर, तो मैंने कहा
कि ये P/Q के रूप में होती हैं। कैसी होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में। ठीक। अब देखो एक चीज और जो हम बोल रहे थे, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल Q इज इक्वल टू मजला ब्रैकेट 1/2, 1/3, 2/5 डॉट या फिर मिल जाए √4 या फिर मिल जाए √9। ये सब कैसी संख्या होंगे? परिमेय संख्या। अब सोच रहे हो सर ये यहाँ तक तो ठीक है, ये भी P/Q के रूप में, ये भी, लेकिन ये √4 और √9 ये कैसे P/Q के रूप में? तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। क्या मैं 2/1 लिख सकता हूँ? तो अब ये आ गया किसमें आ गया? परिमेय संख्या। यदि देखो शांत दशमलव हो, जैसे एक चीज और ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक, कि यदि शांत दशमलव हो जैसे 2.25, ये भी किस में आ जाएगा? परिमेय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? परिमेय में। कैसे? इसको 225/100 हम लिख सकते हैं। अब ये किस में आ गया? परिमेय संख्या में आ चुका है। ठीक, तो ये बातें याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय से हमें देखो, ये परिमेय संख्या हमारी कैसे होती थी? P/Q के रूप में। कैसे होती थी? P/Q के रूप में। ठीक, ये आ लग गया, यानी P/Q के रूप में नहीं होंगी। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल I से प्रदर्शित करते, कैपिटल I इक्वल टू, जैसे √2 मिल जाए, √3 मिल जाए, √5 मिल जाए, √6 मिल जाए, √7 मिल जाए, डॉट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, देखो एक और याद कर लेना, पाई। क्या? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कब तक? जब तक कि इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 ना रख दिया जाए, तब तक ये क्या होगी? अपरिमेय। जैसे ही 22/7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, तो पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? आप लोगों ने एक चीज़ देखा परिमेय संख्या में तो आप लोगों ने देखा कि ये P/Q के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा √4 यानी 2। क्या लिखा? 2। ठीक, और एक चीज़ आप लोगों ने देखा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर 1/6 है फिर भी वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो,
सभी कंडीशन में ये क्या होंगे, सभी कंडीशन में ये क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें परिमेय 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 संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी जहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं हों वो टोटल संख्याएं क्या कहलाती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे कैसे, सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना। वास्तविक संख्याएं कहलाती, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आर इक्वल टू मतलब ब्रैकेट 1, 2, 10, 1/2, 7/8 डॉट डॉट -6/5 डॉट डॉट। ठीक, ब्रैकेट बंद। यानी सभी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्याएं। यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। ये देखो, इसे हम एक ग्राफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने बनाया है बड़ा वाला रियल नंबर, ये वाला देखो, ये बड़ा वाला ये रियल नंबर का है। ठीक, अब देखो यहाँ रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं। रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक, होल यानी पूर्ण, नेचुरल, नेचुरल, होल और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्या इनसे अलग होती है, इसलिए इसको अलग बनाया गया। और सभी को यदि मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। ठीक, ये ग्राफ से, ग्राफ या फिर कह सकते हो चित्र से, चित्र से। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक, यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, देखो ये होता है जैसे कोई दो धनात्मक संख्याएं हों a और b। कौन कौन, a और b, a और b, ये दो धनात्मक संख्याएं हों। ऐसे वो अद्वितीय अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r हों। अद्वितीय संख्याएं q और r हो, क्या हो, r। ठीक, क्या हो, q और r हो। तो यूक्लिड जी ने बताया था, एक फार्मूला दिया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो इसको यहाँ पे लिखा गया अच्छे से, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे दो अद्वितीय पूर्ण संख्या पी क्यू और विद्यमान है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखो, 0 लेस देन एंड इक्वल देन आर। ठीक, एंड लेस देन बी, एंड लेस देन बी। अब यहाँ पे देखो ए बी और आर क्यू है क्या? ए क्या है? भाज्य। ए क्या है? भाज्य। और यहाँ पे बी क्या है? भाजक है। और क्यू क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल है। अब जैसे हम लोग जानते हैं ये चीज़, भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है जो यहाँ पे होता है भाज्य, और ये क्या है? भाजक। और ऊपर क्या होता है यहाँ पे? भागफल, भागफल। और जो भी कुछ यहाँ पे बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। यानी अगर हम देखो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण समझते हैं, ये मान लो 13 है, हमने 4 से किया भाग। यहाँ पे 4 तिहाई 12, कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ पे रिमाइंडर 1 यानी शेष 1। अब हमें भाज्य प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? भाज्य। यानी 13 बराबर हम क्या करेंगे? भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे 3, और रिमाइंडर जो बचा उसे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी प्रकार जो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यही लिखा है, यही लिखा है। ये देखो, यही लिखा ना। ठीक, ये बन गया आपका सूत्र। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, एग्जाम्पल। 1.1 का एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे कहेंगे। आपको दिख रहा होगा ये 4 की पावर n है। क्या है? 4 की पावर n। ये क्या हो रहा भाई? क्या हो रहा भाई? हाँ ठीक। अब ये देखो, ये आपको 4 की पावर n है। ठीक, अब यहाँ पे बोला है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और इनफाइनाइट तक जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी गणना में उपयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। चलो, तो n बराबर हमें दिया है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। चेक कर लेते हैं। 4 की पावर n, सबसे पहले
एक रखने पे, एक रखने पर, एक रख के हम चेक कर लेते हैं, यानी n बराबर 1 पर। तो जैसे 4 की पावर 1 रखे तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। n बराबर 2 रख कर चेक कर लें, 2 रखने पर, जैसे n बराबर 2 रखे तो 4 चौक 16 आ गया। अब देखो n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, ये भी रख के चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। अब 4 भी रख के चेक कर लेते हैं। n बराबर 4 रखने पर, जैसे 4 रखे, 4 की पावर 4 यानी 256, 4 की पावर 4 कितना होता, 256। क्या आपको कहीं जीरो मिल सकता है? देखो जब सबसे कम हमने रखा था तो 4 मिल गया, उससे एक बढ़ाया 16, फिर देखो 64, फिर 256। क्या आपको कहीं अब जीरो मिल सकता है? 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा आ जाएगी, 6 रखेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगी, तो हमें नहीं मिल सकता। यानी हम लिखेंगे कि n के किसी भी मान पर 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक, नहीं हो सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर एक बार देखो क्या कहा। संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जब n बराबर प्राकृतिक बोला तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 4 की पावर n, एक रखने पे हम चेक करते हैं 4 आ रहा, 2 रखने पे 16, 3 रखने पे 64, 4 रखने पे 256। क्या हमें कहीं जीरो मिलने की संभावना नहीं है? तो इसलिए हम लिखेंगे n के किसी भी मान पर 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक, नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं। उदाहरण, ये देखो, ये क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है? देखो, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो HCF और LCM क्या होता है। क्या हो रहा भाई, सही हो जा हमारी। क्या हो रहा है, देखो HCF जिसे हम मासा कहते हैं, क्या कहते हैं, मासा। ये क्या होता है, वह सबसे बड़ी, वह बड़ी सी, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे
HCF कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान लो 12 और 16 है, ये दो संख्याएं हैं। ठीक, एग्जाम्पल पे ये दो संख्याएं 12 और 16। अब इनको कौन बड़ी सी बड़ी काट सकता है? 12 और 16। तो देखो, आप एक तो इस तरह से बचपन में सीखे हो, 2 से काटो, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। अभी ये कट सकता किसी से 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। क्या कोई ऐसी भी संख्या बची है जो दोनों को काट सके? तो नहीं है। यानी इसका जो होगा यही होगा HCF 2 गुणे 2 यानी 4 होगा। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 से बड़ी हो और 12 16 को काट सके? नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे LCM जिसे हम लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। ठीक, वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे संख्या का LCM कहते हैं। जैसे 4 और 6, 4 और 6 दो संख्याएं हैं। ठीक, दो संख्याएं हैं। अब कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या हो सकती है जो विभाजित हो जाए? तो यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो संख्या होगी, क्या हमारी वो 12 हो सकती है? 12 देखो 4 से विभाजित है, 4 तिहाई 12, और ये 6 से विभाजित है, 6 दूनी 12। यानी 12 से कोई ऐसी छोटी संख्या जो 6 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे हम पहले 6 को काटते थे, पहले हम 6 को काटते थे, पहले हम 6 को ऐसे काटते थे, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्नम 3। यानी जो ये 6 बराबर है 2 गुणे 3, ये इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अलग अलग से तोड़कर लिखना। अब 20 है, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, पच्चे 20, 4 पच्चे 20। अब हमें क्या क्या निकालना? HCF और LCM। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो HCF जो दोनों में कॉमन दिखे, कॉमन कौन कौन है? सिर्फ 2 है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है। क्या और कोई संख्या दिख रही है जो कॉमन है? नहीं। तो यानी इसका HCF कितना हो गया? 2। LCM, एक काम करो, सबसे पहले जो बड़ी संख्या हो उसी को लिख दो। डायरेक्ट 20 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 20। ठीक, अब दूसरा देखो, इसमें से कॉमन जो है उसको छोड़कर बचा क्या है? 3 बचा है, तो 3 लिख दो। क्या लिख दो? 3। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। यानी इसका LCM क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। ठीक, जाओ अगले पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो,
96। क्या क्या दिया है? 96 और 404। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96। ठीक, सही है। 404 को हम कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 गुणे 101, 101। ठीक, अब यहाँ पे HCF निकालना, HCF निकालना। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो कॉमन है, यहाँ पे 2 1 2 है, 1 2 यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 यहाँ पे, यानी 2 गुणे 2, यानी कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, LCM, मैंने क्या क्या? सबसे बड़ी संख्या को तुरंत लिख दो। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 404। अब सोच रहे हो कि सर जी ये क्यों लिख दे रहे हैं? इसका कारण ये है कि मुझे ये संख्या ज़रूर प्राप्त होगी, इससे गुणा करने से अच्छा हम छोटे से कर लेंगे। तो 1 2 यहाँ पे बचा है, 1 2 यहाँ पे बचा है, 1 2 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। कितना बचा है? 24। 24 दूना 48, 24 चौका 96, 96 पूरा लिखो, 24 चौका 96, यानी इसका LCM कितना आ गया? 96, 96। अब आ जाओ अगले पे। सेम क्वेश्चन मैं अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ, आप लोग LCM और HCF निकाल लेना। 6 दिया है, कितना दिया है? 6। देखो 6 का 3 गुणे 2, ठीक, 72 दिया। 72 का 9 8 72, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 तियाँ 72, और कितना दिया है? 120, 120। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10। 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 10, 10 12 दहा में 112, 2 दूनी 4 तिहाई 12। देखो 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी 60 दूना 120। HCF देखो यहाँ पे सबसे छोटे वाले में देख लो 3, क्या 3 सब में दिख रहा है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये सब में कॉमन दिख रहा है। तो 3, 2 सब में है, हाँ सब में है, लिख लो 2, यानी कितना आ गया? 3 दूनी 6। इसी प्रकार LCM निकाल लेना। LCM मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या पहले लिख दो। सबसे बड़ी संख्या कितनी? 120, 120 ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 3 2, एक ये बचा किधर? 1 3 बचा है, तो 1 3 यहाँ लिख दो। यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। 12 तिहाई 36, 360। इसका LCM कितना हो गया? 360 हो गया। अब देखो ये वाला, ये सवाल कैसा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा धनात्मक संख्याओं के लिए भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? A इक्वल टू BQ प्लस R, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला 38 और 7 है, A बराबर हमारा कितना है? 38, और B बराबर हमारा कितना है? B बराबर है 7। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 38 भागे 7, 7 बचे 35, बचा कितना? रिमाइंडर 3।
तो इसका लिखने का तरीका 38 बराबर इन दोनों का गुणा 7 गुणे 5 प्लस 3। ठीक, अगर हम बात करें क्यू बराबर हमारा कितना गया 5 और आर बराबर 3, आर बराबर 3। ठीक, देखो यहाँ पे हो गया पहला, इसी प्रकार से दूसरा भी होगा। ठीक, दूसरा हमारा कितना है 57,6, यानी ए बराबर 57 और बी बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 57 भाग का निशान 6। ठीक, 6 9 में 54, 3 आएगा रिमाइंडर 0। हमारा फार्मूला क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर ए हमारा कितना है, ए हमारा कितना है, ए हमारा है 57 बराबर बी कितना है 6। ये क्या होते हैं आपस में गुणा होते हैं, 6 गुणे 9 प्लस 3। तो यहाँ से हमारा देखो ए तो 57, बी तो ये था, आर बराबर कितना मिल गया 3 और क्यू बराबर कितना मिल गया 9। ठीक, अब इसी प्रकार आप ये दो लगा लेंगे 81 9, इक्यासी और 9 और एक कितना है 20 3। 20 कामा 3, 81 का सीधा देखो ए बराबर है 81, बी बराबर है 9। 81 को हम लिखना चाहें तो 9 गुणे 9 प्लस 0, यानी हमारा जो क्यू बराबर आ गया वो आ गया 9, आर बराबर हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 0। इसी प्रकार इसका देख लो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर 20 है, 20 बराबर बी बराबर कितना है 3। 3 में कितने से गुणा कीजिए कि 20 से ऊपर ना हो, 3 छक 18, कितना बचा 2 बचा, ये 2 यहाँ पे लिख दो। तो यानी क्यू बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ गया 6, आर बराबर कितना गया 2, लो टोटल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा, आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक, कि हार्ड क्यों होगा। हार्ड इसलिए होगा कि आपने इस मेथड से अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो हमारा यूक्लिड विभाजन क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या रहे वो ए रहेगा हमेशा, 237 बराबर ये क्या है 81। अब लिखेंगे कैसे क्यू और कहाँ से लिखेंगे आर। तो ये देखो 237 भाग कर दो किससे 81, 2 बार जाएगा 81 दूना 162। ठीक, घटाने के बाद कितना आ गया 5 आ गया, 7 में से 2 गए 5, एक कैरी है 13, 7 आ गया, कितना गया 75। यानी यहाँ पे गुणे 2 होगा प्लस 75। अब यहाँ पे देखो ये चीज़, यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 81 को। 75 एकन्नम 75, रिमाइंडर कितना आया 6, कितना आया 6। तो यानी यहाँ पे हम किस में किए हैं 81 में, तो लिखेंगे 81 बराबर
75 कितनी बार गया है, एक बार। रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा कितना है, 6। अब जो यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे ये 75 आ जाएगा, यानी 75 बराबर जो भी लिखा जाएगा 75 बराबर यहाँ पे 6 है, 6 गुणे, अब देख रहे हैं 6 एकन्नम 6, यहाँ पे कर देते हैं 6 75, 6 एकन्नम 6, एक बचा, यहाँ पे कितना आया 5, कितना आया 5, तो 6 दूनी 12, कितना आया रिमाइंडर 3, यानी 6 गुणे 12 प्लस 3। अब जो यहाँ पे बचा है 6, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, रिमाइंडर 0, 3 गुणे 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे एग्लोरिथम कहता है कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ का जो भागफल होगा यानी बी होगा, भाजक होगा, भाजक वही हमेशा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF यहाँ पे क्या आएगा, जिसने सबको काटा है, कौन आया 3, कौन आया है 3, ठीक। इसी प्रकार ये वाला सेम है, होमवर्क है आपके लिए। HW होमवर्क है, ये भी देखो आपके लिए HW है होमवर्क, सेम क्वेश्चन। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक। या इसमें से मैं एक बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान देना आप, कि आपसे कंडीशन नहीं बोला गया, ठीक। यहाँ पे देखो निम्न संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कंडीशन यहाँ पे बोला गया कहीं, अभाज्य गुणनखंड या यूक्लिड विभाजन एग्लोरिथम द्वारा कहीं बोला गया, नहीं बोला गया। अब हमें बस LCM और HCF निकालना, तो सबसे पहले पकड़ लो एक को, 78 और 16, ठीक। 78 और 16। अब इसको ऐसे काटो, सबसे पहले 2 से कटेगा, या सबसे बड़ी संख्या से काटो, हमेशा सबसे बड़ी संख्या से यहाँ पे काट दो। आप बच्चे नहीं हो कि सबसे पहले छोटे से काटोगे, ठीक। कितने जा रहा है, 4 से, 4 एकन्नम 4, 3 बचा, ठीक। 38 हो जा रहा है, ये तो 4 से नहीं कट रहा, ये 4 से नहीं कट रहा है, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, ठीक। एक बचा, 2 9 18। यहाँ पे देखो फिर 2 8 16। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सके, तो नहीं है, यानी HCF मिल गया। HCF कितना गया, 2। LCM अभी चाहिए, LCM। अब यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे की क्या है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य हैं। तो अगर यहाँ पे मैं काटूंगा तो 8 से ही डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, ये 39, 8 तो कट गया, 1 आ गया। अब ये काटूंगा, 13 3 39, 3 फिर गुणा करने पे वही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, ये लिख दूँ 2 गुणे 8 गुणे 13 गुणे 3, 13 3 39, ठीक। गुणे 8 दूनी 16, 16 9 144 के 4, हाँ कैरी यहाँ पे हमारा कितना बचा, 14, 16 3 48, 14 62, कितना गया 62, यानी LCM कितना गया 624। इसी प्रकार सेकंड भी है और थर्ड भी है, 4 भी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में
मिलेंगे अगर, तो इसको सॉल्व भी हो सकता है। आप लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, और कमेंट में ये भी बताना नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। धन्यवाद।